वेलकम क्लास। जो अगला टॉपिक हमारा है कॉन्स्ट्रेंट्स, एक टॉपिक है हमारा छोटा सा। ठीक, वो कॉन्स्ट्रेंट्स कौन कौन से टाइप होते हैं? डोमेन कॉन्स्टेंट, एंटिटी, रिलेशनल, रेफरेंशियल और की कॉन्स्टेंट। अब इसका देखो एग्जांपल से समझा दे रहे हैं, आप एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा। अब जब डोमेन कॉन्स्टेंट्स में आएंगे तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है डिफाइन एज द वॉलिड डेटा सेट। अब डिफाइन एज द वॉलिड डेटा सेट का मतलब है कि अगर जो वैर करेक्टर यूज हो रहा है तो वहां पे वैर करेक्टर ही जाएगा, मतलब इंटीजर वैल्यू वहां पे नहीं आएगी। इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3, वैर करेक्टर का मतलब होता है कि नेम, तो नेम या स्ट्रिंग। ठीक, तो यहाँ पे राइटिंग देखो 1 2 3, ये यहाँ पर वॉलिड डेटा सेट है। नेम में देखते हैं अमन, ये भी वैलिड डाटा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 तो इंटीजर है, ये तो वैर करेक्टर में आ रहा है, करेक्टर डेटा सेट है। लेकिन ये जो हमारा 1 आ रहा है ये तो हमारा इंटीजर वैल्यू आ रही है ना, तो ये जो हमारा है इनकरेक्ट डेटा सेट है। यही होता है डोमेन कॉन्स्टेंट, मतलब वैलिड डेटा सेट ही यूज ही करना। अब चलो यहाँ पे नेम में हमने डिफाइन कर लिया, अब एज में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो इंटीजर वैल्यू है 20 30 इंटीजर वैल्यू, लेकिन ए भी जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है या किसी का कुछ भी दिया हुआ है, एब्सेंट भी लिखा होगा, तब भी ये वैलिड डेटा सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैर करेक्टर या करेक्टर वैल्यू यूज हुई है। ठीक, तो डोमेन कांस्टेंट समझ में आ गया। उसके बाद है एंटिटी कांस्टेंट। प्राइमरी कीज डज नॉट बी नल। यहाँ पे देखो आईडी 1 2 3 4 5 6 दोनों सही है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन ये देखो यहाँ पे नल वैल्यू दी हुई है, तो ये यहाँ पे वैलिड डेटा सेट नहीं है। यही उसका मतलब है कि हर एक चीज का वैलिड डेटा सेट होना चाहिए। और रिफ्रेशनल में देखते हैं, अभी मैंने जस्ट इससे पहले फॉरेन की का एग्जांपल दिया था, सेम टू सेम वही है। देखो ये भी वैलिड डेटा सेट भी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि पहली वाली टेबल से दूसरी वाली टेबल में रेफरेंस होना चाहिए। 11 11, 24 24, 13 13। यहाँ पे जो 18 दिया हुआ है ये अनवैलिड डेटा सेट है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे दूसरी टेबल में इसका कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये अनवैलिड डेटा है, मतलब वैलिड डेटा नहीं है, अनवैलिड डेटा। इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद है की कांस्टेंट। इसमें कहता है कि एंटिटी सेट इज यूनिक। अब स्पेस नहीं था तो इसी में, इधर देखो इसी में समझा दे रहे हैं। ठीक, पहले तो इसको वैलिड डेटा सेट बनाते हैं। अब यहाँ पे 102 की जगह पे किसी का नाम हर्ष डाल देते हैं। हर्ष, ये वैलिड डेटा सेट हो गया, पहले अनवैलिड था। मोहित की जगह पेज 40 कर देते हैं, एक डेटा सेट और एक दो बढ़ा लेते हैं, 104 105। यहाँ पे नाम दे देते हैं अपना ही, मेरा ही नाम शतांशु, ये भी वैलिड डेटा सेट है। मैं एज अपनी दे रहा हूँ 25। ठीक, अब इसके बाद जो ये आ रहा है 25 नहीं, सॉरी, इसको तो हमको इसमें दिखाना था की कॉन्सेप्ट में, तो इसको वॉलिड डेटा सेट की जगह पे इनवॉलिड डेटा बनाने के लिए हम इसको फिर से दोबारा कहते हैं। यहाँ पे दे दिए हैं राम और यहाँ पे दे दिए हैं हम डैश। अब बताओ ये इनवैलिड डेटा सेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि जो हमारी ये प्राइमरी की है, इसका उसमें कहने का मतलब है डेटा सेट इज यूनिक। जो हमारी प्राइमरी की है वो यूनिक होनी चाहिए, लेकिन वन तो यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे भी यूनिक है, 102 103 104, लेकिन 102 यहाँ पे मैंने देखो फिर से रिपीट किया हुआ है। ये प्राइमरी की डेटा सेट होना चाहिए, इस वजह से ये की कांस्टेंट जो आएगा ये इनवैलिड डेटा सेट आएगा। ठीक, होप हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा पूरा। दूसरा टॉपिक अपना शायद एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को बस बेस समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इसके मतलब होता क्या है। अगर जो आपका बेस ही क्लियर नहीं रहेगा तो आप इसको एक्सप्लेन तो कतई नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। पहले आपका बेस क्लियर हो जाए, एक बार थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इनवैलिड डेटा सेट क्यों हुआ, इनवैलिड डेटा सेट क्यों हुआ, नल हाइपोथेसिस क्यों हुई या नल डेटा सेट क्यों आया। इसलिए मैं केवल बेस समझा रहा हूँ, आपको थ्योरी की जरूरत होगी तो आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे पास। मैं बोला मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे जो भी मैंने पढ़ के पास किए होंगे, ढूंढूंगा कहीं ना कहीं रखे होंगे तो मैं वो भेज दूंगा। लेकिन ये बिल्कुल भी मत समझना कि आप मैं केवल थ्योरी पढ़ के आप दिखाओगे एग्जाम में, नहीं लिख पाओगे। रटन विद्या भूल जाइए, आपको बेस क्लियर होना चाहिए। ठीक, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।